फ्रिक्शन से डर लगता है या फिर फ्रिक्शन के कंसेप्ट भूल रहे हो एग्जाम के प्रेशर की वजह से? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्टूडेंट, जिसमें हम फ्रिक्शन चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे विद सम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड तक देखने के बाद आपका जो फ्रिक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट रिवाइज होने वाला है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे देखिए, फ्रिक्शन एक ऐसा कॉन्टेक्ट फोर्स है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मोशन का अपोज नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, जिसमें दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रहती हैं। एक्स पैरेलल टू द कांटेक्ट, जब बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं उसके पैरेलल ये क्या करता है, एक्ट करता है। डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उतना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे स्टूडेंट्स म्यू इंटू एन होता है। म्यू क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो सरफेस के नेचर पे या रफनेस पे डिपेंड करता है, और एन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होंगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे देखिए तो पहला टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा टाइप रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा टाइप रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहला टाइप में देखिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि ओनली व्हेन टेंडेंसी ऑफ मोशन इज देयर, जब मोशन होने वाला होगा तभी फ्रिक्शन यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करता है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन में। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, मतलब जितना फोर्स लगाएंगे वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक अपना फोर्स एडजस्ट करता रहता है। इक्वल टू एफ अप्लाइड, एफ अप्लाइड के बराबर होता है ना। सेल्फ एडजस्टेबल है मतलब खुद से एडजस्ट करता रहता है, और एफ अप्लाइड के बराबर होता रहता है कब, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। ठीक है, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, है ना, कॉन्टेक्ट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन, बॉडी का मोशन हुआ नहीं है, बस होने वाला है। जैसे किसी बॉडी के पास 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है और आप भी उस पर 10 न्यूटन लगा रहे हो, तो दोनों फ्रिक्शन बराबर हो गए, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। यहाँ पे बॉडी जस्ट मोशन करने वाली होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इज स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, ध्यान रखना है, और एन वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रहने वाला। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हेन टेंडेंसी ऑफ मोशन, जब बॉडी मोशन करने लग जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन रखता है बॉडी में। कांस्टेंट फोर्स होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं रहता है, ध्यान रखना है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहने वाला है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन, म्यू के मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए रट्टा मार टॉपिक, रट्टा मार के ध्यान रखना है। अगर गिवन फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है, वो लिमिटिंग फोर्स से कम है, एफएल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है अगर उसका वैल्यू, तो बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं करेगी। फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा यहाँ पे। उसके बाद सेकंड, अगर गिवन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए तो बॉडी अबाउट टू मोशन, मतलब मोशन होने वाला है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया है ना। फिर उसके बाद थर्ड, अगर गिवन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा है तो बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देगी, और जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बॉडी में वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ध्यान रखना है ये। फिर उसके बाद स्टॉपिक डिस्टेंस ऑन रफ सरफेस। ठीक है, अगर किसी बॉडी को आप फोर्स लगा के मोशन करा रहे हो और फिर आप फोर्स हटा दो, तो बॉडी फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे रुकने लग जाएगी, डीएक्सेलेरेट होगी और रुक जाएगी। तो वहां पे स्टॉपिक डिस्टेंस, यहाँ पे सारी चीजें फाइंड करनी है। तो पहला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछेगा कि एक्सेलरेशन क्या है, तो म्यू इंटू जी। ठीक है, स्टॉपिक डिस्टेंस, स्टॉपिक डिस्टेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टी यहाँ पे कितने टाइम बाद बॉडी स्टॉप हुई, तो स्टॉपिक टाइम यहाँ पे, तो टी इज इक्वल टू वी बाय म्यू जी। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये 2023 मेंस का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with an initial velocity of
20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शनल बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर, ठीक है। बॉडी 5 सेकेंड बाद रुक गई, किसकी वजह से? फ्लोर और बॉडी के सरफेस के बीच फ्रिक्शन की वजह से। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, तो यहां पे देखिए आपको वेलोसिटी गिवन है, कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम गिवन कर दिया आपको, टाइम गिवन है 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड दिया गया है और जी का वैल्यू आपको बोला है कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको म्यू का वैल्यू पता करना है, मतलब सरफेस और फ्लोर के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू पता करना है। तो अभी हमने टाइम का फॉर्मूला देखा था। टाइम का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे आप देखिए, चेक करिए, v बाय म्यू जी है, तो यहाँ पे v बाय म्यू जी रखेंगे, ठीक है। म्यू निकालना है तो म्यू को शिफ्ट करिए, तो म्यू इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? v बाय टी इंटू में क्या हो गया? ये g हो गया। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो v का वैल्यू कितना है हमारे पास? 20 है। म्यू का वैल्यू, t का वैल्यू कितना है? 5 सेकेंड, और g का वैल्यू हमें 10 लेना है, तो म्यू इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 50। 0 से 0 कैंसिल, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा 0.4। क्लियर? कोई यूनिट नहीं होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, तो 0.4 है हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 AIPMT का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दे, इससे पढ़ना है पहले। A system consists of 3 masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely, m2 and m3 are connected on rough horizontal table. Coefficient of friction is mu. The pulley is frictionless and is of negligible mass. Pulley massless है, frictionless है. The downward acceleration of m1 is, m1 का एक्सेलरेशन पता करना है। तो देखिए यहाँ पे जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक कहाँ आएंगे? आगे आएंगे, ठीक है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? फोर्स बाय क्या होता है? मास ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, इस वाले ब्लॉक पे m1g इधर लग रहा है, ये ब्लॉक क्या करेगा? m1 ब्लॉक इनको नीचे लेके आने की कोशिश करेगा, बट ये जो m2 और m3 ब्लॉक हैं, ये सरफेस फ्रिक्शन की वजह से ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक फ्रिक्शन कहां लगाएंगे? पीछे, ठीक है। FL1 FL2 ये दोनों ब्लॉक्स m2 और m3 ब्लॉक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएंगे और इस m1g का अपोज करेंगे। तो इस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है? m1g है जो एक्सेलरेशन करा रहा है, बट माइनस FL1 प्लस FL2, ये दोनों इस फोर्स का क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीनों का मास सेम है, तो m1 प्लस m2 प्लस क्या कर दिया हमने? m3। क्वेश्चन में तीनों का मास सेम दिया था। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पे m1g को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। m1g को हम क्या लिख सकते हैं? एक मिनट, m1g को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? mg लिख लेते हैं, क्योंकि तीनों का मास सेम है। mg माइनस फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, एन किसके इक्वल? mg के, माइनस प्लस, सॉरी प्लस म्यू, इसका भी मास m, तो mg हो गया, ठीक है। और नीचे m प्लस m कितना हो गया स्टूडेंट्स? 3m हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से mg माइनस म्यू mg प्लस म्यू mg कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2 म्यू mg हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 3m हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां देखेंगे कि mg यहां पे भी, mg यहां पे भी, तो mg और mg क्या ले लेते हैं? कॉमन, तो mg कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ये 1 माइनस 2 म्यू अपॉन कितना हो गया? 3m हो गया, ठीक है। तो m से m यहां पे क्या हो गया? कैंसिल। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया स्टूडेंट्स? g 1 माइनस 2 म्यू अपॉन कितना हो गया? 3। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर किससे मैच कर रहा है स्टूडेंट्स? g1 माइनस 2 म्यू बाय कितना हो गया? 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहां पे क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा है?
ए बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया गया, और ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव. द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन and the frictional force is acting on the object is given by F, where F is equal to, F का वैल्यू निकालना है. तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसी, ठीक है, और उसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, जिसका मास हम क्या ले लेते हैं, m ले लेते हैं. अब क्या है, आप यहां पे देखेंगे तो नीचे क्या लगेगा, mg, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल. नॉर्मल किसके इक्वल हो गया, mg के. अब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, जो कि अपोज करेगा. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन दोनों बराबर है, ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का एक रिजल्टेंट बन रहा है ये. इस F का वैल्यू हमें फाइंड करना है. F का वैल्यू रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट. F का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये कर सकते हैं. रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपको पता है. और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में कितने डिग्री है, 90 डिग्री. थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. cos 90 का वैल्यू 0, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0. तो F इज इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ए को ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, प्लस बी को ले लेते हैं नॉर्मल का स्क्वायर, ठीक है. अब यहां पे देखिए फ्रिक्शन क्या लेंगे, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल किसके इक्वल, mg, तो mg स्क्वायर हो गया, ठीक है. अब वैल्यू जरा और पुट करें तो म्यू इंटू एन का वैल्यू किसके इक्वल, mg, तो ये n इंटू में mg का स्क्वायर प्लस ये mg का क्या हो गया, स्क्वायर. दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, mg का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो mg का स्क्वायर क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं और यहां पे करते हैं 1 प्लस म्यू, ठीक है, 1 प्लस म्यू का स्क्वायर होगा ये. अब mg यहां पे स्क्वायर में है तो इसको बाहर करिए, तो mg हो गया बाहर, अंडर रूट 1 प्लस म्यू का क्या आ गया, स्क्वायर. ये हमारे पास वैल्यू है, तो इसी वैल्यू से रिलेट करता है हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स मैच कर रहा है. ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को आप ढंग से पढ़िए, ढंग से टैकल करिए, बहुत इजीली क्वेश्चन होंगे, है ना. मेंस लेवल कोई हार्ड लेवल नहीं है, बस आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं. घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है. एक और क्वेश्चन है हमारे सामने. ए बैग इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन अ कॉन्वेयर बेल्ट, मतलब आटा चक्की होती है ना, आटा चक्की का जो बेल्ट चलता रहता है, उस बेल्ट पे आप कोई बैग को गिरा रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. वो बेल्ट 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो बैग भी कितने से मूव करेगा, 2 मीटर पर सेकेंड से. तो v आपको दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड द बैग इज 0.4, तो म्यू कितना दिया है, 0.4, ठीक है. इनिशियली द बैग स्लिप्स ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन. द डिस्टेंस, स्टॉपिक डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, स्टॉपिक डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे. तो स्टॉपिक डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, ये पूछा है आपसे. तो स्टॉपिक डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या याद किया था, v स्क्वायर, एक मिनट यहां पे, v स्क्वायर बाय कितना, 2 म्यू जी, ये हमने याद किया, हमने देखा भी पीछे फॉर्मूला. तो s इज इक्वल टू v मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में म्यू का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, 0.4, इंटू में g का वैल्यू कितना लेना है, 10. तो s इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू में 0.4, 2 इंटू में 0.4 इज 0.8, इंटू में कितना हो गया, 10. तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय कितना, 8, ठीक है. 4 डिवाइडेड बाय कितना होगा ये, 8.
तो यहां से कितना आया 1/2 मतलब 0.5 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच करे। 0.5 मीटर बाद वो बैग जो है वो रेस्ट में आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इजी है, 2022 मेंस का क्वेश्चन है। देखिए मेंस के क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज नहीं है, आपको फॉर्मूले ढंग से याद है, तो आप बहुत इजीली फॉर्मूले याद करके ऐसे न्यूमेरिकल्स को बहुत फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, एक इंटीजर टाइप 2021 मेंस का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg एंड ए वॉल इज 0.2। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स that should be applied on the block to keep it adhered to the wall will be। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ध्यान से। एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल बना दी यहां पे, और यहां पे एक 0.5 kg का ब्लॉक है ये। अब आपको इस ब्लॉक को इसी दीवार पे रखना है, तो आप इधर से एक्सटर्नल फोर्स F लगाओगे और वॉल जो है वो ब्लॉक पे लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, अब ये रेस्ट में रहने के लिए नीचे देखो, नीचे भी एक फोर्स लगेगा ना, mg। mg को रोकेगा कौन, ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां पे जो फ्रिक्शन है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, mg के। और हमें चाहिए इस f का वैल्यू, बट f का वैल्यू किसके इक्वल है, नॉर्मल के। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकाल लें तो वो f के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो गया, mg। n इज इक्वल टू क्या हो गया, mg बाय क्या हो गया, म्यू, है ना। तो n इज इक्वल टू mg, मास कितना था 0.5 इंटू में ये कितना हो गया, g का वैल्यू 10 और म्यू का वैल्यू कितना 0 पॉइंट कितना था 2 था। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं आप, इसे 0.2 से 0.5 को डिवाइड करिए तो आएगा 2.5 इंटू में कितना 10। तो 2.5 इंटू में 10 इज 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन, एन से एन को कैंसिल नहीं कर देना है, वो न्यूटन है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, कैंसिल नहीं करना है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज 25 न्यूटन, और नॉर्मल और फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना आंसर, 25 न्यूटन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। देखा कितना फटाफट आ रहा है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले याद है, कंसेप्ट इजी है, तो आपका न्यूमेरिकल कहीं नहीं जाने वाला है, आपके 4 नंबर यूं ही आने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है इंटीजर टाइप 2021 मेंस का क्वेश्चन है। As shown in the figure, a block of mass √3 kg is kept on a horizontal rough surface of coefficient of friction 1/3 √3। ठीक है, the critical force to be applied on the vertical surface as shown at an angle 60 degree with horizontal such that it does not move will be 3x। ठीक है, the value of x will be, मतलब आपको एक फोर्स का वैल्यू दिया गया 3x, आप लगा रहे हो, निकालने के बाद क्वेश्चन में 3x बोला है कि 3x फोर्स लगा रहे, तो ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, तो आपको x का वैल्यू बताना है, x का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए यहां पे x का वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल कंडीशन ध्यान रखिए, क्रिटिकल कंडीशन बोला है ना इसने, तो क्रिटिकल कंडीशन यहां पे बनाते हैं। देखिए ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक हो गया। अब आप एक फोर्स ऐसा लगा रहे हो कितने डिग्री में, 60 डिग्री में, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट इधर आएगा फोर्स F cos 60 डिग्री, और इसका एक कंपोनेंट इधर F sin 60 डिग्री। ठीक है, mg कहां लगेगा, नीचे, नॉर्मल कहां लगेगा, ऊपर। ठीक है, और फ्रिक्शन इसका अपोज कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है, ध्यान रखना है, ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है। तो ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है मतलब जो F cos 60 डिग्री है, जो मोशन करा सकता है ये फोर्स, वो फ्रिक्शन के बराबर हो गया म्यू इंटू एन के। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, mg कहां लग रहा है, नीचे, और ये भी F sin थीटा कहां लग रहा है, नीचे। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितने फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, mg प्लस F sin 60 डिग्री को। ठीक है, तो इस नॉर्मल के वैल्यू को यहां पे उठा के रखें, तो F cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया F/2। म्यू का वैल्यू है 1/3√3। नॉर्मल का वैल्यू F sin 60 डिग्री प्लस क्या हो गया, mg हो गया। ठीक है, F/2 एज इट इज 1/3√3। F sin 60 डिग्री का वैल्यू इज √3/2 प्लस mg, मास कितना, √3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 10 हो गया। ठीक है, और आगे बढ़े, चलिए F/2 1/3√3 को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई करिए, इससे भी, तो ये F बाय कितना हो गया, 3√3 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस √3 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3√3। ठीक है, √3 से √3 यहां कैंसिल, √3 से √3 यहां कैंसिल। चलिए आगे देखिए, तो आगे यहां पे तो F/2 इज इक्वल टू F/3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, तो F बाय कितना हो गया, ये 6 प्लस यहां पे कितना आया, 10 बाय कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब ये F/6 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आइए, तो F/2 माइनस F/6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10/3। ठीक है, अब यहां पे देखिए इनका एलसीएम करे, 2 और 6 का एलसीएम 6 है ना, तो यहां पे कितना आएगा, 2 3f माइनस f इज इक्वल टू कितना हो गया, 10/3। चलिए ठीक है, 3f माइनस एफ इज 2f बाय कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 10/3। 2 से 6 कितनी बार में, 3 बार में, तो f/3 इज इक्वल टू 10/3। 3 से 3 कैंसिल, तो f का वैल्यू कितना आ रहा है, 10। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि f का वैल्यू किसके इक्वल है, 3x के। ठीक है, तो f का वैल्यू 3x, तो ये 10 यहां पे पुट करें, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर, 10/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारा फोर्स कितना आया, 10, बट हमें x का वैल्यू पूछा था, तो फोर्स क्वेश्चन में दिया था f इज इक्वल टू 3x, तो 3x इज इक्वल टू क्या किया, 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा आंसर, 10/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस अपने को क्वेश्चन की कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन बोली थी, तो क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं एक दूसरे के अपोजिट है, F cos 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल इसलिए थे क्योंकि ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन एंड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब एक ऐसा एंगल कब प्रोड्यूस होता है जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन होती है, मतलब मोशन होने वाला होता है। तो थीटा एफ इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मोशन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस रहेगा। तो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उधर दूसरा एंगल है एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मैक्सिमम थीटा एट विच ब्लॉक स्टे एट रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन। एक आप इंक्लाइन प्लेन बनाओ ऐसा, तो एक मैक्सिमम थीटा जिसमें ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे ना स्लिप हो, नीचे मोशन ना हो, तो मैक्सिमम इतने पे रखेंगे तो रेस्ट में रहेगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, तो मैक्सिमम थीटा जहां पे ब्लॉक रेस्ट में रहेगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। थीटा यहां पे फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, फॉर्मूले दोनों सेम है यहाँ पे, बट दोनों का नाम अलग अलग है। दोनों की कंडीशन यहाँ पे एक ही दिख रही है, थीटा मतलब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मोशन ही रहेगा। ठीक है, म्यू यहाँ पे कुछ कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन tan थीटा है तो ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा के इक्वल है तो अबाउट टू मूव, मतलब ब्लॉक जस्ट मोशन में होने वाला है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा से लेस देन है तो स्टार्ट मूविंग, ब्लॉक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है
टू ब्लॉक सिस्टम में मतलब दो ब्लॉक एक दूसरे से देखिए यहाँ पे एक थ्रेड से कनेक्ट है और दोनों सरफेसेस यहाँ पे देखिए आप फ्रिक्शन वाली सरफेस है, दोनों का कोफिशिएंट दिया है μ1 और μ2। आप एक्सटर्नल फोर्स से ब्लॉक को खींच रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ बोथ ब्लॉक का आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिया। अगर यहाँ पे पहली कंडीशन देखिए, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे, अगर एक्सटर्नल फोर्स दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शन के एडिशन वाले वैल्यू से छोटा है ना, मतलब अगर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 न्यूटन और दूसरा 5 न्यूटन तो टोटल 8 न्यूटन हो गया और आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो 7 न्यूटन का, तो ब्लॉक मोशन करेंगे ही नहीं, बॉडी डज नॉट मूव, एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शन के एडिशन वाले वैल्यू से ज्यादा है तो ब्लॉक मोशन करने लग जाएगा। ब्लॉक मोशन करेगा तो आप एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से निकालेंगे, टेंशन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स पूछेगा तो ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसे यहां पे निकलेगा। ठीक है, फॉर्मूले याद रखना है, कंसेप्ट याद रखने। अगर यहाँ पे रिवीजन में, इसीलिए मैं सिर्फ फॉर्मूले और यहाँ पे सारी चीजें आपको पूरा दिखा रहा हूं कि यहाँ पे याद रखिए, इन्हीं चीजों का यूज करके आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स, यहाँ पे ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्शन में हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। केस नंबर 1, अगर यहाँ पे देखा जाए तो केस नंबर 1 में दो ब्लॉक है M1 M2, आप एक्सटर्नल फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगा रहे हो, फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच में है, सरफेस का μ0 है मतलब फ्रिक्शन 0 है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम फोर्स बाय विच बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर, दोनों ब्लॉक्स अगर सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो कितना मैक्सिमम फोर्स आप लगाओगे, तो ये रहा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, μs इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 इंटू में g। ठीक है, ध्यान रखना है। सेकेंड, इफ गिवन फोर्स इज ग्रेटर देन f0, अगर गिवन फोर्स, अगर ये f0 इस वाले वैल्यू से ज्यादा है गिवन फोर्स, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। तो a1 नीचे ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये निकालेंगे और नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 ये, और यहां पे ध्यान रखना है a2 का एक्सेलरेशन a1 से ज्यादा रहेगा, मतलब m2 मास जिसमें एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे थे उसका एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। केस नंबर 2, वही सेम सिचुएशन है, दो ब्लॉक से, बट इस बार फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक में लग रहा है, तो आपको मैक्सिमम फोर्स पूछेगा कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाए कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इक्वल हो, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर उसके बाद अगर गिवन फोर्स इस वाले फोर्स मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा हो गया तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो a1 का एक्सेलरेशन ये और a2 का एक्सेलरेशन ये, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, फॉर्मूला याद रहेगा तो इजीली आंसर आएगा। इस केस में a1 का एक्सेलरेशन a2 से ज्यादा रहेगा, ध्यान रखना है, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। फॉर्मूले आप देखिए, मैं आपको लाइन टू लाइन सारे फॉर्मूले बता रहा हूं, आप फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। मेंस लेवल में आपको अगर फॉर्मूले और कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी आते हैं तो आप इजीली मेंस को क्रैक कर सकते हैं, आपको अच्छा एनआईटी मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे देखें, टू ब्लॉक्स m1 इज इक्वल टू 0.5 kg एंड दूसरे एक ब्लॉक का मास कैपिटल M दिया 4.5 kg आर कनेक्टेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन द फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज 3/7, then the maximum horizontal force that can be applied on the larger block so that the blocks moves together। दोनों ब्लॉक्स देखिए, यहाँ पे फोर्स नीचे वाले में लग रहा है, आपको फोर्स का अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, μs इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 इंटू में क्या करना है आपको g, इसमें वैल्यू रखिए, μs का वैल्यू 3/7, m1 का वैल्यू कितना दिया था 0.5 प्लस m2 का वैल्यू 4.5 इंटू में g का वैल्यू ले लेते हैं 9.8 दिया गया, तो 3/7 है, 0.5 प्लस 4.5 इज 5, ठीक है, इंटू में क्या कर दिया हमने 9.8 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 का कितना होता है स्टूडेंट्स, 15 होता है, 15 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 9.8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 147 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21 न्यूटन।
इतना मैक्सिमम फोर्स लगेगा तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इससे ज्यादा हुआ, अगर गिवन फोर्स इस वैल्यू से ज्यादा हुआ तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यही वो फोर्स है, इतना मैक्सिमम फोर्स आप लगाओगे तभी दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये इंटीजर टाइप 2021 मेंस का क्वेश्चन है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स इज 0.5, म्यू दिया आपको 0.5 एंड द टेबल इज स्मूथ, टेबल स्मूथ है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक टुगेदर, फिर से वैसा ही है, नीचे वाले में फोर्स लगाना है तो एफ नॉट, वही फॉर्मूला म्यू एस इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 इंटू में क्या हो गया g। म्यू एस का वैल्यू 0.5, m1 इज 1, m2 इज 2, मल्टीप्लाई में g का वैल्यू लेते हैं 10, तो इसको 5/10 कर दिया, इंटू में क्या कर दिया ये 3, इंटू में कितना हो गया 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 3 जा कितना आ गया आंसर 15 न्यूटन हमारा हो गया आंसर। देखा, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली बता सकते हो कि आंसर क्या है। ठीक है, अदरवाइज इसके लॉन्ग मेथड भी, अगर आप लॉन्ग मेथड को अप्लाई करें, बट शॉर्ट में आंसर निकालना जरूरी है, और शॉर्ट में निकालने के लिए आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले याद रहने जरूरी है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी है ये, 2023 मेंस का क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन द प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन एक्सेलरेशन g/4, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी। ठीक है, देखिए एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल आपको बोला गया है 30 डिग्री है। ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास m बोला है। ठीक है, अब ये जब नीचे इधर कौन से फोर्स है आपको पता है ना, mg ऐसे लगेगा, mg के दो कंपोनेंट होंगे, इधर mg साइन 30 डिग्री और इधर क्या आएगा mg cos 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना, जिसको नहीं आता वो ध्यान रखेगा ये कि साइन वाला कंपोनेंट इधर, कॉस वाला कंपोनेंट इधर, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, और फ्रिक्शन कहां लगेगा नीचे, फ्रिक्शन म्यू इनटू क्या होता है एन। अब आपसे बोला गया है द ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के का वैल्यू निकाला, मतलब म्यू का वैल्यू आपको पता करना है। तो यहां पे देखिए आपको यूज करना है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो फोर्स है mg साइन 30 डिग्री, ये ब्लॉक को नीचे लेके आ रहा है, नीचे लेके आ रहा है, और ये जो म्यू इंटू एन है ये उस फोर्स का अपोज कर रहा है कि मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। तो दो फोर्स लग रहे हैं, तो mg साइन 30 डिग्री माइनस म्यू इंटू में नॉर्मल, नॉर्मल किसके इक्वल है mg cos 30 डिग्री के, तो mg cos 30 डिग्री इज इक्वल टू m और मल्टीप्लाई यहां पे g/4, एक्सेलरेशन कितना दिया था g/4। अब देखिए m से m सारे कैंसिल कर दिए है ना, यहां से g भी कैंसिल कर दो, चलो g कैंसिल हो गया, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2, और माइनस में है ना ये, एक मिनट, ये माइनस में हो गया, माइनस म्यू इंटू में cos 30 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू 1 कितना 4। ठीक है, 1/4 को लेफ्ट साइड लेके आइए और √3 μ/2 को राइट साइड लेके जाइए, तो 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू √3 μ कितना हो गया ये 2। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम करिए, एलसीएम यहाँ पे करेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4, तो 2 से 4 कैंसिल हुआ कितने टाइम्स है 2 टाइम्स में, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 μ कितना हो गया ये 2, तो 2 माइनस 1 इज 1/4 √3/2 μ, 2 से कितनी बार में गया 2, तो ये कितना आंसर आ गया म्यू का वैल्यू, ये √3 मल्टीप्लाई में तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 √3, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना वैल्यू है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है 1/2 √3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिस्टम ऑफ 2 blocks of masses 2 kg and 8 kg is placed on a horizontal
smooth table as shown in the figure, the coefficient of static friction between blocks is 0.5. The maximum horizontal force that can applied to the block, वही चीज मैक्सिमम फोर्स पूछा है, तो मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया, नीचे फोर्स लग रहा है तो नीचे फोर्स लग रहा है तो फॉर्मूला म्यू एस इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 इंटू में क्या जी। देखा 2022 मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन रहेंगे, बट आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले। म्यू एस का वैल्यू 0.5, m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 8, g का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, 5 बाय इसको 10 लिख सकते हैं, 2 प्लस 10 इज 10, इंटू में कितना हो गया 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 इंटू 10 कितना आ गया 15 न्यूटन। ठीक है, बट यहाँ पे 49 अप्रोक्सीमेट है, मतलब यहाँ पे g का वैल्यू 9.8 लिया इन्होंने, इसलिए आंसर आएगा 49 न्यूटन। अपन ने 10 ले लिया इसलिए 50 आया, अगर 9.8 लेते तो 9.8 यहाँ पे चलिए 9.8 ले भी लेते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 10 इंटू में कितना हो गया 9.8, 10 से 10 कैंसिल, तो 5 इंटू 9.8 करेंगे तो आप आएगा 49 न्यूटन आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। देखा, अगर फॉर्मूला आपको याद है ना स्टूडेंट्स, बहुत इजीली आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन with constant velocity। ठीक है, constant velocity मतलब acceleration 0 है। The angle made by the inclined plane with horizontal is theta, the magnitude of the contact force will be। चलो देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल दिया है थीटा, एक ब्लॉक है जो कांस्टेंट मास दे दिया मान लो है। ठीक है, अब ये नीचे किससे आया, अभी बताया था mg साइन थीटा से। ठीक है, ये थीटा एंगल और ये mg साइन थीटा हो गया। ठीक है, इधर क्या लगेगा mg cos थीटा और इधर लगेगा mg। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, और यहां पे लगेगा नॉर्मल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टेक्ट फोर्स विल बी, कॉन्टेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट किसके इक्वल दिख रहा है, किसके अपोजिट दिख रहा है mg के। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो, फोर्स जीरो मतलब सारे फोर्सेस एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। म्यू एन किसके, mg साइन थीटा के इक्वल, नॉर्मल किसके, mg cos थीटा के इक्वल, और म्यू इंटू एन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है ये आर, यही तो कांटेक्ट फोर्स है, और ये किसके इक्वल दिख रहा है mg के, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर, mg आ गया। सिंपल सा आंसर था, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, कंसेप्ट याद रहेंगे, फॉर्मूले याद रखिए तो बहुत इजीली आंसर आएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी तरह पढ़ते रहिए बिना घबराहट के साथ, और आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, खुद पे भरोसा रखिए। थैंक यू।